अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इंटर टेस्ट का 22nd लेक्चर है और 22nd लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर के हवाले से है। और केमिकल काइनेटिक्स का जो चैप्टर है आज उसकी मैं जो है तीसरी वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स के एमसीक्यूज का थर्ड पार्ट जो है वो आज मैं बना रहा हूँ आपके लिए। और इसमें भी आज हम कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह अगर आप इन एमसीक्यूज को सुनेंगे, सीखेंगे जितना, यानी कि जितने भी एमसीक्यूज आज की वीडियो में मौजूद होंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा आपकी बेसिक को और आपको इंटर टेस्ट में जो है कामयाब करने में हेल्प करेंगे। तो आज का जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर है 11, क्योंकि ये थर्ड वीडियो है, थर्ड वीडियो का 11 एमसीक्यूज है। द कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द, कैटलिस्ट जो है वो क्या होता है और वो डज नॉट चेंज द एंथैल्पी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोथ ए एंड बी या नन, यानी कि कैटलिस्ट इनमें से किसी को चेंज नहीं करता या इनमें से किसी को चेंज करता है तो फिर हमारे पास नन ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आएगा। तो कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द एंथैल्पी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोथ ए एंड बी। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा हो, यानी कि ए रिएक्टेंट है और वो रिएक्टेंट बी में चेंज हो रहा हो, तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है। अगर कोई पॉजिटिव जैसे कैटलिस्ट है तो पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम ये है कि वो रिएक्टेंट ए को बी में क्या कर दे, चेंज करने में हेल्प करे, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे। अगर रिएक्टेंट जो ए है वो बी में चेंज हो रहा है, उसके लिए फॉर एग्जांपल अगर हम सपोज करें कि वो 10 मिनट्स लग रहे हैं, अगर वो 10 मिनट्स लग रहे हैं किसी भी रिएक्टेंट को चेंज होने में प्रोडक्ट में, लेकिन अगर आप कैटलिस्ट उसमें डाल देते हो तो वो उसको फॉर एग्जांपल 10 सेकंड में जो है वो प्रोडक्ट में चेंज कर देता है विद कैटलिस्ट। अगर आपने उसमें क्या इस्तेमाल किया, कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल किया, तो कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को अटेन करने में हेल्प करता है, यानी कि आपके पास जो इक्विलिब्रियम है वो बहुत जल्दी आप उसको अटेन कर लेते हो। यानी कि एक रिएक्शन जो है वो 10 मिनट्स में इक्विलिब्रियम में आ रहा था और एक रिएक्शन जो है कैटलिस्ट की मौजूदगी में वो 10 सेकंड में जो है इक्विलिब्रियम में आ रहा है। सिर्फ ये कि टाइम ड्यूरेशन उसने कम कर दिया। अब यहाँ पर जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया है तो तब आप इसका केसी मालूम करेंगे, यानी कि केसी इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। यानी कि आप बाद में केसी को मालूम करते हैं जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है तो फिर कैटलिस्ट का तो रोल ही खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास कैटलिस्ट है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वो चेंज नहीं कर सकता। किसी भी रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, वो कैटलिस्ट उसको चेंज नहीं कर सकता। कैटलिस्ट सिर्फ किसी भी रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में जल्द लाने में जो है वो हेल्पफुल होता है। एक तो चीज ये होगी, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं है। जब ये ऑप्शन नहीं है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन सी भी हमारे पास नहीं होगा। अब बच गया ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हमारे पास बच चुका है, यानी कि ये आपके पास जो है बल्कि ये वाला ऑप्शन अभी तक हो सकता है, ऑप्शन बी नहीं है अभी तक। एंथैल्पी जो हमारे पास है उसको हम देखते हैं कि एंथैल्पी को क्या कैटलिस्ट चेंज करता है या नहीं करता। देखिए हमारे पास एंथैल्पी है क्या चीज, पहले अगर एक मैं ग्राफ के जरिए से आपको समझाऊं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्राफ है और वो ग्राफ कुछ यूं तरीके से, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है और ये वो पॉइंट है जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। देखिए किसी भी रिएक्शंस में जब ये आपके पास यहाँ से इसकी एनर्जी हमारे पास मौजूद होगी और यहाँ से कंसंट्रेशन होगी, तो किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो गैप होता है उसको हम एंथैल्पी कहते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो गैप होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं। एनर्जी का जो गैप आता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान एनर्जी का जो गैप आता है उसको हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं। वो हमारे पास एंथैल्पी होती है। कैटलिस्ट का काम क्या है, कैटलिस्ट ये है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर सकता है। यानी कि एक रिएक्शन इस तरह हो रहा था विदाउट कैटलिस्ट, जब आपने कैटलिस्ट यूज किया तो वो रिएक्शंस ऐसे हो गया, यानी कि ये कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये रिएक्शन इस तरीके से चला गया, तो एक्टिवेशन एनर्जी तो डिक्रीज हुई है। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी यहां से लेकर यहां तक पहुंच चुकी है,
ये इसमें डिक्रीज आया, लेकिन अगर आप देखें तो इंथाल्पी में किसी किस्म का कोई भी चेंज नहीं आया है। जब इंथाल्पी में किसी किस्म का कोई भी चेंज नहीं आया तो इसलिए हम ये कह सकते हैं द कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इंथाल्पी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब दोनों को चेंज नहीं करता, सिर्फ एक नहीं बल्कि दोनों को चेंज नहीं कर सकता है, ना इंथाल्पी को चेंज करता है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी मैंने एक्सप्लेन किया, इंथाल्पी को भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया। किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है उसको चेंज इन इंथाल्पी कहते हैं, और चेंज इन इंथाल्पी हमेशा कांस्टेंट होती है हर रिएक्शंस की, जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो कैटलिस्ट की मदद से। तो इसलिए इस एमसीक्यूज का जो ठीक ऑप्शन हमारे पास होगा वो सी ऑप्शन है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द एंथैल्पी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और एंथैल्पी जो कैटलिस्ट की वजह से चेंज कभी भी नहीं होती है, तो ये इसका ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज इस वीडियो का जो है वो क्या है, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डबल then its half life period dash time decrease in first order of reactions। देखिए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हाफ लाइफ पीरियड मालूम करना है। इससे नेक्स्ट जो इससे पहले वाला जो पार्ट था केमिकल काइनेटिक्स का, ये तो थर्ड पार्ट है, केमिकल काइनेटिक्स का थर्ड पार्ट की वीडियो है। जो सेकंड पार्ट की वीडियो वहां पर भी मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है कि हाफ लाइफ पीरियड हम किसको कहते हैं। हाफ लाइफ पीरियड वो हमारे पास पीरियड होता है जिसमें हाफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का जब हम हाफ लाइफ पीरियड की बात करते हैं तो उसके लिए जो फार्मूला हमारे पास आता है वो फार्मूला कुछ यूं आता है कि T इज इक्वल टू हाफ इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन ए एन माइनस वन। देखिए यहां पर से जो ए मौजूद है, ए इनिशियल कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, ए इनिशियल कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो n है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और k यहाँ पर जनरल कांस्टेंट है, मतलब इस इक्वेशन में जो भी कांस्टेंट है उसको हमने k से शो कर दिया है, और जो t हमारे पास है ये हाफ लाइफ पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम इस वक्त बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की अगर बात कर रहे हैं तो इस वक्त फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए n इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। इस वैल्यू को पुट करते हैं, देखते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ पीरियड जो है वो किस तरीके से इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो ये 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो t हमारे पास हो गया हाफ, k आया और a की पावर होगी 0। देखिए जिसकी भी पावर आपके पास हो जाए 0 वो तो 1 के बराबर हो जाता है, इसका मतलब है ये k के बराबर हो गया। तो ये इक्वेशन इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि हाफ लाइफ जो हमारे पास है, हाफ लाइफ जो ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती है। जब वो डिपेंड नहीं करती है तो हमारे पास अगर इनिशियल कंसंट्रेशन आप डबल कर देंगे तो हाफ लाइफ जो पीरियड है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का उसमें किसी किस्म का कोई भी चेंज नहीं आएगा, ना तो 2 आएगा, ना 3 आएगा, ना 4 आएगा, नन आपके पास यहाँ पर ऑप्शन इसका ठीक होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर जो हमारे पास रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर कंसंट्रेशन को आप डबल कर देंगे तो हाफ लाइफ ऑफ पीरियड में किसी किस्म का कोई भी चेंज नहीं आएगा, जो कि मैथमेटिकली भी प्रूफ इसका मौजूद है। हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है आज की वीडियो का केमिकल काइनेटिक्स के हवाले से, एट व्हाट कंडीशन द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शंस इक्वल टू 0, मतलब कौन सा ऐसा प्रोसेस हो सकता है जब हमारे पास एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 होगी। तो ये उस वक्त होगी जब अगर मैं इसको ग्राफ के जरिए से भी ड्रॉ करूं तो हमारे पास ग्राफ कुछ इसका यूं बनेगा कि हमारे पास ये आपके पास ऐसे होगा और यूं हो जाएगा, ये रिएक्टेंट हुआ और ये क्या हुआ, प्रोडक्ट हुआ, और यहां पर इसकी एनर्जी होगी और इधर आपके पास क्या होगी, कंसंट्रेशन। देखिए हम डिफरेंट तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो एंथैल्पी है वो 0 हो सकती है। पहली बात तो ये हम कह सकते हैं कि इस वक्त अगर आप ये देखें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी सेम है, यानी कि सेम पोजीशन के ऊपर दोनों मौजूद हैं। जब इनका आप डिफरेंस निकालेंगे इनकी एंथैल्पी का, यानी कि हम लिखेंगे आपके पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट लिख लेते हैं और फिर रिएक्टेंट। तो अगर आप इसको माइनस करेंगे तो इस केस में इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब क्योंकि जो इसकी एनर्जी होगी वही इसकी एनर्जी, तो इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, 0 होगा, हमारे पास हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि एंथैल्पी उस वक्त 0 होगी जब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल टू ईच अदर्स।
और एक चीज ध्यान में रखें कि ये आइसोथर्मल जो ये थर्मोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर्स है उसमें हम एक टॉपिक पढ़ते हैं आइसोथर्मल, आपके पास प्रोसेस पढ़ते हैं जो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स में भी आता है। तो वहां पर हम ये कहते हैं कि आइसोथर्मल का मतलब आपके पास ये होता है कि इंटरनल एनर्जी अगर कांस्टेंट हो तो इस वक्त इसकी इंटरनल एनर्जी और इसकी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, सेम है दोनों की। मतलब रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी और प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी बिल्कुल सेम है, एक जैसी है, दोनों में किसी किस्म का कोई भी फर्क नहीं आया। अब आफ्टर द रिएक्शंस रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज हुआ तो उनकी इंटरनल एनर्जी में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आया उन मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी में। तो इसका मतलब ये आइसोथर्मल हुआ आपके पास। अगर ये आइसोथर्मल है तो चेंज इन टेम्परेचर भी इक्वल टू हमारे पास जीरो होगा इस केस में। तो हम ये कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर इक्वल टू जीरो, चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो, तो चेंज इन एंथैल्पी भी इक्वल टू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू जीरो है तो चेंज इन एंथैल्पी भी इक्वल टू आपके पास क्या होगी, जीरो हमारे पास होगी रिएक्शंस की। तो हम ये कह सकते हैं कि जब एंथैल्पी किसी भी रिएक्शंस की जीरो होती है तो तब वो रिएक्शन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता, मतलब इंटरनल एनर्जी पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, इंटरनल एनर्जी के ऊपर किसी किस्म का चेंज नहीं आ रहा होता। इस हवाले से अगर हम देखें तो इसका जो ऑप्शन हमारे पास ठीक ऑप्शन आता है वो कौन सा ऑप्शन आता है, ये बी ऑप्शन आता है कि व्हेन रिएक्शंस इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि रिएक्शंस टेम्परेचर पे डिपेंड ही ना कर रहा हो, इंटरनल एनर्जी पे डिपेंड ही ना कर रहा हो, उसकी जो टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो आइसोथर्मल प्रोसेस के तहत हो आ रही हो, यानी कि उसका जो चेंज इन टेम्परेचर वो इक्वल टू जीरो होगा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी इक्वल टू जीरो होगी और चेंज इन एंथैल्पी भी इक्वल टू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस लिहाज से हमारे पास जो इसका ठीक ऑप्शन है वो ये ऑप्शन है। तो हम कहते हैं कि व्हाट कंडीशन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इक्वल टू जीरो, जब हमारे पास ग्राफ इस तरीके का हो और उस वक्त एंथैल्पी जीरो होती है और इस वक्त इंटरनल एनर्जी भी इक्वल टू जीरो है, चेंज इन टेम्परेचर भी इक्वल टू जीरो है, इसलिए ये ऑप्शन इसका क्या होगा, ठीक ऑप्शन हमारे पास होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज है और उस एमसीक्यूज में रेट ऑफ रिएक्शंस के हवाले से जो है वो कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। When 10 सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज, अगर 10 सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। यानी कि ये एक जनरल स्टेटमेंट है और ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल नहीं है लेकिन जनरल है, तकरीबन आपके पास इसी के अराउंड होता है कि 10 सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। अगर 60 सेल्सियस टेम्परेचर में इजाफा हो तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आएगा, मतलब कितना आपके पास तब्दीली आएगी। लेकिन सबसे पहले तो हम इसमें ये फाइंड करेंगे कि हाउ मेनी टाइम्स जो है टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ है, इनके टेम्परेचर में इंक्रीज कितने टाइम्स हुआ है, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए। अगर उसको हम मालूम करते हैं कि यानी कि हम लिखते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स या टेम्परेचर इंक्रीज, तो सबसे पहले यही हम लिखेंगे हाउ मेनी टाइम टेम्परेचर इंक्रीज। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो 60 सेल्सियस टेम्परेचर है इसको 10 सेल्सियस टेम्परेचर पे डिवाइड कर देंगे। अभी देखिए 60 को आप 10 पे डिवाइड कर लेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 टाइम आ जाएगा। कितने टाइम आ जाएगा, 6 टाइम्स। जब 6 टाइम्स आ गया तो अब अगर हमने रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जो हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे वो कुछ यूं हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर आपके पास टाइम्स। अच्छा 2 की पावर टाइम्स तो कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है, 6 टाइम इंक्रीज हुआ है। अब 2 को आपने 6 टाइम आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 1 2 3 4 5 एंड 6, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 64 टाइम्स आ जाएगा। तो इसका जो ठीक आंसर है वो क्या है, 64 टाइम्स जो है हमारे पास ठीक ऑप्शन होगा। कि यानी कि जब टेम्परेचर 10 सेल्सियस इंक्रीज होता है तो रिएक्शन रेट डबल हो जाता है, और इसी तरीके से जब टेम्परेचर हमारे पास 60 सेल्सियस इंक्रीज होगा, कितना इंक्रीज होगा, 60 सेल्सियस इंक्रीज होगा, तो उस वक्त 6 टाइम्स टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो 6 टाइम टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 64 टाइम्स हमारे पास हो जाता है। तो इस तरीके से ये एमसीक्यूज भी हमारे पास कंप्लीट होता है। आज की वीडियो का जो लास्ट एमसीक्यूज है
वो कुछ ग्राफ के हवाले से केमिकल काइनेटिक्स का ही है हमारे पास है। और ये केमिकल काइनेटिक्स की थर्ड वीडियो है, यानी कि थर्ड पार्ट इसका है। और हर पार्ट में मैंने 5 MCQs को डिस्कस किया है। अगर आप इन तमाम पार्ट्स को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको मैक्सिमम जो है वो केमिकल काइनेटिक्स का जो चैप्टर है उसके जो MCQs हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी क्लियर ना हो, कोई MCQs ऐसा हो जो मुझसे रह गया हो उस टाइप का, तो वो आप लाजमन मेरे साथ शेयर करें कमेंट्स के अंदर, तो मैं उसके हवाले से भी वीडियो बनाकर आपके साथ जो है डिस्कस करूंगा। तो हमारे पास जो इस वक्त MCQs है वो ग्राफ है, दो चीज़ों के दरमियान का ग्राफ है, एक dx अपॉन dt और एक चेंज इन कंसंट्रेशन। तो ग्राफ इसके कुछ यूं बनते हैं हमारे पास, अगर जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बनाते हैं तो ये dx अपॉन dt आ गया और इधर हमारे पास क्या आ गया, चेंज इन कंसंट्रेशन। वो कह रहा है कि इस केस में अगर स्ट्रेट लाइन बन रही हो, पैरेलल लाइन बन रही हो टू द एक्स एक्सिस, तो क्या आंसर जो है वो हमारे पास इसमें आएगा। तो उसमें जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो वो आपके पास वो ये कह रहा है कि इस तरीके से अगर पैरेलल लाइन आ जाए तो वो किस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब किस ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या वो फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या वो ये थर्ड ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सेकंड ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, या नन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक चीज ध्यान में रखें कि स्ट्रेट लाइन उस वक्त आएगी जब कोई रिएक्शंस इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही ना कर रहा हो कि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है और क्या नहीं, और यानी कि किसी का रेट ऑफ रिएक्शन अगर इनिशियल कंसंट्रेशन पे नहीं डिपेंड कर रहा तो तब हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके का आता है। तो इस तरीके का आंसर आने का मतलब ये है कि वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, और जब इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा तो फिर आपके पास जो रेट लॉ आता है तो उसके अंदर जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसकी पावर क्या होगी, जीरो होगी। अगर उसकी पावर जीरो होगी तो तब ही वो रेट ऑफ लॉ जो हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू जो टाइम है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए ही स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ रही है। तो पैरेलल लाइन हमारे पास आ रही है एक्स एक्सिस के। तो ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की एग्जांपल आती है, यानी कि इसका ग्राफ आता है, जबकि फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर में हमारे पास जो है वो स्लोप में लाइनें बनती हैं, जबकि जो जीरो ऑर्डर है उसमें ये पैरेलल लाइंस बनती है। तो इसी ग्राफ के हवाले से कुछ और MCQs हैं जो बाद में वो आपके साथ मैं वो डिस्कस करूंगा। अभी इस वक्त सिंपल सा ये है कि अगर इस तरह की पैरेलल लाइन बने तो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। तो जीरो ऑप्शन यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या आएगा, नन आएगा। तो dx और dt और a माइनस एक्स के दरमियान अगर आप ग्राफ ड्रा करें और वो स्ट्रेट लाइन आपके पास जो है वो बन रही हो, पैरेलल लाइन बन रही हो एक्स एक्सिस के, तो वो आपके पास जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ग्राफ होगा। इसलिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए नन ऑप्शन इसका क्या होगा, ठीक होगा। तो इस तरीके से आज की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर कोई भी मसला हो इस हवाले से तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।